हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कि किस तरीके से कोई फ्लूइड जब फ्लोट कर रहा होगा तो बिहेव करेगा, एंड क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे जब उसको मैंने किसी कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। एंड इसी सिलसिले में हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया कि अगर मैंने किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखा है एंड उसमें एक केसिकीय नली डाल दूं, तो केसिकीय नली में समटाइम्स हमने देखा कि फ्लूइड ऊपर की तरफ चला जाता है, समटाइम्स नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, और उसके लिए जो उन्नयन विधि द्वारा हम निकालना चाहते हैं कि पृष्ठ तनाव कितना होता है किसी भी फ्लूइड का। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करेंगे डिटर्जेंट जब हम किसी लिक्विड के अंदर में घोलते हैं तो वो पृष्ठ तनाव के साथ में क्या करता है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, हम समझते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को फटाफट से। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है भाई हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट या सीयूईटी की प्रिपरेशन करें, ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं केसिकीय उन्नयन विधि द्वारा जल पृष्ठ का तनाव ज्ञात करना। अब केसिकीय उन्नयन विधि द्वारा अगर आपको जल पृष्ठ का तनाव ज्ञात करना है तो इसके पूर्व में हम ये समझे कि भैया हमारे पास में और भी मेथड्स थे जिसके जरिए हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया, जहां पर हमने मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए और हमने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है ना, फॉर्मूला यही चलने वाला है, T इक्वल्स टू RH/dg अपॉन में 2। हमारे प्रीवियस वन सेशन और उसके एक और प्रीवियस सेशन, दो लगातार सेशन से मैं आपके साथ में यही डिस्कस करते आ रहा हूं, मैं अलग अलग मेथड्स के साथ में, जहां पर हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का भी इस्तेमाल करके देखा कि हमारा जो T होता है वो RH/dg अपॉन में 2 निकल के आता है। ठीक है, इसी चीज को हमने वहां पर इस तरीके से भी लिखा था कि 1/2 टाइम्स ऑफ RH/dg ये होता है हमारा पृष्ठ तनाव, ये हमारा पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को कैलकुलेशंस के जरिए तो हमने निकाला, अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल विधि द्वारा, है ना। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो अब तक हमारे पास याद है कि भैया केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई h होगी, तो इसको h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन में r/dg से डिनोट करते हैं। क्या होता है, एक कंटेनर, इसके अंदर हम लोगों ने रखा एक फ्लूइड, इस कंटेनर में हमने क्या रखा, हमने रखा फ्लूइड। इसके अंदर में जैसी एक नली रखी जाती है, ये हमने इसके अंदर में एक नली रखी, तो इस नली के अंदर ये फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। इस नली में ये फ्लूइड जो है ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू होता है, और कुछ इस तरीके से मेनिस्कस के साथ में यहाँ पे फ्लूइड उगता है। यहां पर भी ऐसा ही मेनिस्कस बनेगा, यहां पर भी ऐसा ही मेनिस्कस बनता है। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि जब इस तरीके से फ्लूइड h हाइट तक ऊपर उठता है, तो ये हाइट जो है, ये h हाइट जो ये उठा हुआ है, इस h की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये होती है हमारी h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन में r/dg। ठीक है, अब ये कौन लोग हैं भैया, ये इन सबका नाम क्या क्या है। तो ये t जो है यहां पर पृष्ठ तनाव है, इसी की हमें आज बात करनी है, ये हमारा पृष्ठ तनाव है। अब आप बात करते हैं ये r कौन है ना, ये जो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर जो है ये हमारे मेनिस्कस की त्रिज्या है। कहां पर भाई, तो केश नली में। अगर इसी तरीके से हमने बात करी है डी की, तो ये द्रव का घनत्व है। अगर ऐसे हमने बात करी है जी की, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब इन सभी चीजों से मिलकर के हम निकाल पाते थे ये हाइट। इसी को हम लोगों ने क्या लिखा कि T इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ RH/dg। कब, जब हमने यहां पर कंडीशन किया है कि शुद्ध जल और शुद्ध कांच हो, तो स्वच्छ कांच और शुद्ध जल होगा, तो ये cos थीटा का मान जो होता है वो हो जाता है 0 डिग्री। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इस वजह से क्योंकि यहां पर जो cos थीटा है, cos थीटा जो है वो बना कैसे है, जरा इसको समझते हैं।
तो हमने यहां पर रखा है जो, ये देखिए इस जगह पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है और ये इन दोनों के बीच में थीटा बना, ये है, ये होता है हमारा ये थीटा, ये होता है हमारा थीटा, है ना। ठीक, अगर ये थीटा है तो इसकी रेडियस को अगर आर मानेंगे तो यहां से हमने निकाली होती है कॉस थीटा। ठीक है, ये यहां से निकल के आती है कॉस थीटा। अब अगर हमने इसी तरीके से डिस्कस किया कि अगर यहां पर ये हमारा हो गया एक केशिकीय नली और इसके अंदर में भरा है जल, केशिकीय नली शुद्ध नली है ना, ये कैसी नली है, ये शुद्ध नली है। ठीक है, और ये जो भरा है शुद्ध जल भरा हुआ है, तो इसके अंदर में फ्लूइड जो होगा वो ऊपर तो उठेगा, ऊपर उठेगा, लेकिन ये यहां पे बिल्कुल फ्लैट होगा, ये मेनिस्कस नहीं बनेगा, सीधा होगा। अब जब ये सीधा है तो यहां पे अगर आप थीटा का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0 डिग्री, एंड कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया ये जो कॉस थीटा यहां पर दिख रहा है आपको, ये कॉस थीटा अब हो गया गायब। ये कॉस थीटा का मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 1। अगर ये 1 हो गया तो बचा क्या, 2t अपॉन में r dt, क्या बचा, 2t अपॉन में r dt। अगर यहां से मुझे t चाहिए तो 2 को नीचे भेज दिया, h r d g अपॉन 2। r और h का मान ज्ञात होने पर समीकरण 1 की सहायता से जल का पृष्ठीय तनाव t को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अगर ये पता होगा तो हमें t इजिली देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। चलिए अब हम बात करते हैं कि h का जो मान है ना, h का जो मान है इसको हम कैसे निकालेंगे। ये तो फॉर्मूला हमें मिल गया, अब हम कैसे निकालेंगे अगर हमें इसके एक्सपेरिमेंटल विधि पे पहुंचना है तब। तो इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स लगते हैं। क्या क्या अरेंजमेंट है, तो हमने लिया एक बीकर, उसके अंदर हमने लिया जल, और इसके बीचों बीच हमने एक है ना ऊर्ध्वाधर स्टैंड पे हमने रख दिया है किसको, हमने एक रखा है केशिकीय नली को। इस पूरे केशिकीय नली के साथ में यहां पर एक ऐसे स्ट्रक्चर को, एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर की पत्ती को हमने इसके अंदर में डुबा रखा है। यहां पर एक है ना रबर बैंड से इसको कस के रखा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि इस सतह से ये कितनी हाइट ऊपर उठ गई है। तो इसके लिए हमें एक लगेगा, ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, चलित सूक्ष्मदर्शी है। ये एक स्टैंड पे कसा होता है जिसके जरिए उस सूक्ष्मदर्शी को आगे या पीछे खिसकाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट के लिए भी पॉइंट होते हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं जरा देखिए। तो हमने कहा कि सबसे पहले केस नली को कास्टिक सोडा या फिर नाइट्रिक अम्ल और अंत में स्वच्छ जल से धोकर सुखा लेते। ये जो केस नली उसको कास्टिक सोडा से धोया, नाइट्रिक एसिड से धोया, और उसको है ना हम क्या कहते हैं, जल से धोकर के, स्वच्छ जल से धोकर के सुखा लेते हैं। अब केस नली के साथ नीचे एक भाग में रबर के छल्ले की सहायता से एक बारीक मुड़ी हुई पत्ती एस चिपका देते हैं तथा केस नली को शुद्ध जल से भरे बीकर में इस प्रकार ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं कि पत्ती एस का निचला सिरा जल के स्वतंत्र पृष्ठ को क्या करे, स्पर्श करे। ये देखिए, ये जो है ना, ये स्वतंत्र पृष्ठ को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इसको क्यों भैया, इसको शुद्ध जल से क्यों धोया, ताकि ये स्वच्छ हो सके, क्योंकि यहां पर हमें स्वच्छ कांच लिया। ठीक है, अब कह रहे केशिकत्व के कारण जल के नली में ऊपर चढ़ जाता है। चल सूक्ष्मदर्शी, जिसकी मैं बात करता हूं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को मेनिस्कस के निचले सिरे पर फोकस करते हैं तथा पाठ्यांक नोट करते हैं। सबसे पहले इस मेनिस्कस के निचले सिरे पर, इस एस को इसी के लिए लगाया था, यहां पे हमने माइक्रोस्कोप लगाया और इसके सिद्धे में रख करके हमने क्या किया, रीडिंग नाप ली। ये जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें मेन स्केल भी होगी और उसकी वर्नियर स्केल भी होगी। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के रीडिंग्स को हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं। कहां से भैया, सबसे पहले इस एस पत्ती के निचले सिरे की हम बात करते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। अब क्या करें, तो अब बीकर को हटा लेते हैं तथा चल सूक्ष्मदर्शी को पत्ती एस के निचले सिरे पर फोकस करते हैं तथा पाठ्यांक नोट करते हैं। दोनों पाठ्यांकों के अंतर को ही जल स्तंभ की ऊंचाई h कहते हैं, या फिर जल स्तंभ की ऊंचाई h होती है।
इस बीकर को हटा लिया और इसके बाद फिर से हमने पाठ्यांक नोट किया, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो हमें डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, h। यही हाइट डिफरेंस हमारा है, ठीक है ना, यही ऊंचाई है, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे रेडियस ज्ञात करना है कि जो हमारा जो द्रव ऊपर चढ़ा उसके अंदर में कितना रेडियस है ना। तो ये हमारा क्या भी है, ये 2r, इसको भी कितना लिख लूं मैं, 2r। आपको इसके लिए क्या करना होता है, तो फिर से केस नली को उस स्थान से सावधानी से तोड़ते हैं जहां तक उसमें जल चढ़ा था। अब केस नली को स्टैंड में इस प्रकार लगाते हैं कि वह क्षैतिज हो जाए। तोड़ते हैं जहां तक पानी चढ़ा था, अगर ये यहां तक चढ़ा था तो यहां से तोड़ दिया, तोड़ करके स्टैंड में ऐसे लगाते हैं कि ये क्षैतिज हो जाए। अब हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं। अब माइक्रोस्कोप को कुछ इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि सबसे पहले हम कैसा देख सके, इस तरीके से, और फिर हम इस तरीके से, मतलब माइक्रोस्कोप के क्रॉसिंग्स जो यहां प्लस बना होता है माइक्रोस्कोप में, पहले इधर से देखते हैं, फिर उसको घुमा करके इधर से देखते हैं, दोनों साइड से देख रहे। देखिए, तो केस नली को स्टैंड में इस प्रकार लगाते हैं कि वह क्षैतिज हो। चल सूक्ष्मदर्शी से उसके छिद्र को फोकस करते हैं तथा परस्पर लंबवत दिशा में केस नली का व्यास ज्ञात करते हैं। व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या हो जाता है। ये हमने 2r इधर भी निकाल लिया, 2r इधर भी निकाल लिए, और इसी का जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या, मतलब हाइट भी निकाल ली और रेडियस भी निकाल ली। तो द्रव किस हाइट तक चलेगा हमने प्रैक्टिकल मेथड से भी निकाला, और कितने के रेडियस से वहां पर बनाएगा मेनिस्कस हमने वो भी निकाल लिया, ठीक है। ये दोनों प्रैक्टिकल मेथड है, आपके स्कूल में ये प्रैक्टिकली परफॉर्म कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, इस प्रयोग को भिन्न भिन्न त्रिज्या वाली केस नली के लिए दोहराते हैं। इस सेम काम को अभी दूसरा तीसरा कई तरीके से दोहराएंगे। तथा आर का माध्यमान ज्ञात करते। भैया जब आपको पता है कि सेम वैल्यू एक बार में सही नहीं आती है तो आप उसी चीज को कई बार दोहराते हैं, दोहराने के बाद में आपको वहां पर एक रिजल्टेंट वैल्यू आती है, ठीक है। समीकरण 1 में एच आर डी जी का मान रख देने पर क्या था भैया, ये हमारा t = 1/2 एच आर डी जी, H निकाल लिया, R निकाल लिया। जल है तो ये D का मान 10³ kg/m²। G का मान आपको पता है 9.8 मीटर/सेकेंड, ठीक, स्क्वायर, है ना। अगर इन सभी वैल्यूज को H और R यहां से निकाल ही लिया, अगर ये सब कुछ निकाल लें तो आपको पृष्ठ तनाव मिल जाता है ना। ये ट्वाइस ऑफ R निकलेगा। यहां पर इजीली पृष्ठ तनाव आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया भाई ये पृष्ठ तनाव किस तरीके से निकाला जाता है प्रैक्टिकल मेथड से। अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट और उसमें होने वाला जो पृष्ठ तनाव होता है उसकी, है ना। डिटर्जेंट और उसमें होने वाला पृष्ठ तनाव। तो डिटर्जेंट भाई, जब कभी भी आप क्या कहते हो, सोप को घोलते हैं या डिटर्जेंट पाउडर को पानी के अंदर घोलते हैं, तो होता क्या है, आप एक नॉर्मली बात समझिए। क्या होता है ना कि जनरली जैसे कपड़े के ऊपर कोई भी गंदगी बैठ गई, जैसे मान लीजिए ग्रीस की बात कर लेते हैं। अब कपड़े के ऊपर ग्रीस बैठ गया, मतलब जो कपड़े के अंदर पोर्स बने थे उसको अब उसने ब्लॉक कर दिया। पानी का सरफेस टेंशन कंपैरेटिवली डिटर्जेंट से ज्यादा होता है ना। डिटर्जेंट पाउडर घोल करके आप क्या करते हैं, पानी का जो सरफेस टेंशन है उसको कम करते हैं। तो जब आपने ना डिटर्जेंट घोला है पानी के अंदर तो आपने सरफेस टेंशन कम कर दिया। अब सरफेस टेंशन अगर कम कर दिया तो वो डर्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके नीचे जाकर के घुस जाता है। क्या करता है, नीचे जाके घुस जाता है कौन, डिटर्जेंट। और पता है कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, किल जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये किल के जो नुकीला हिस्सा है ना, इस पे हो गया आपका ग्रीस। ये जो नुकीला हिस्सा होता है इस पे आपका हो गया ग्रीस, और ये इसका पृष्ठ तनाव बहुत कम है। जब आप इसके ऊपर है ना खलबला करके इसके अंदर में आपने कपड़ा डाला तो गंदगी कहां टंगे, इस किल के ऊपर। अब जब आप धुलेंगे तो ये क्या होता है, ये धुल करके बाहर चला जाता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, और ये आपके अब कपड़े से क्या हो गया, अलग हो चुका है, तो ये भी बाहर चला गया। तो कुछ इस तरीके से डिटर्जेंट काम करता है सफाई के लिए। कंडीशंस क्या थी, तो कंडीशंस यही थी कि कपड़ा जो है उसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जो कि इस नली के तरीके से बिहेव करते हैं। सादा पानी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। सादा पानी अगर डर्ट है, कहीं पर कुछ गंदगी लगी हुई है, कुछ दाग लगे हुए, तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, उसको साफ नहीं कर सकते। डिटर्जेंट डालते से ही पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब उन पोर्स में वो इजीली घुस सकता है, और पोर्स में घुसने के कारण जो भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डिटर्जेंट के मतलब वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और वो धुल जाते हैं। देखिए, गंदे कपड़े में कभी भी
गंदे कपड़ों में कभी कभी ग्रीस या तेल के धब्बे होते हैं। इन कपड़ों का साधारण पानी से धोने पर ग्रीस या तेल के धब्बे दूर नहीं हो पाते। तो क्या कहते हैं, इसका कारण यह है कि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण पानी और गंदगी के मध्य संपर्क क्षेत्र बहुत कम होता है। अब पृष्ठ तनाव ज्यादा है तो संपर्क क्षेत्र कैसा है, कम है। अतः पानी के अणु संकीर्ण छिद्रों में प्रवेश कर ग्रीस या तेल के धब्बों के या गंदगी को साफ नहीं कर पाते। अगर किंतु पानी में डिटर्जेंट या साबुन घोलने से घोल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे संपर्क क्षेत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर ये आपने है ना घोल दिया तो ये क्या होता है, संपर्क क्षेत्र जो होता है वो बढ़ जाता है। अब संपर्क क्षेत्र अगर आपका बढ़ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंदर घुस जाएंगे। अतः घोल के कण उन संकीर्ण स्थानों में प्रवेश कर गंदगी के कणों को हटा देते हैं जहां पानी के कण प्रवेश नहीं कर पाते। वास्तव में डिटर्जेंट के अणु हेयर पिन के आकार के होते हैं, जिनका एक सिरा नुकीला तथा दूसरा सिरा कुछ चौड़ा होता है। जो मैंने बताया, एक सिरा ये नुकीला और एक सिरा चौड़ा है। डिटर्जेंट के अणु का चौड़ा सिरा पानी की ओर तथा नुकीला सिरा जो ग्रीस या तेल के धब्बे होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ग्रीस या तेल के धब्बे उस नुकीले सिरे के ऊपर चले गए, है ना। फलस्वरूप पानी तेल अंतरा पृष्ठ बन जाता है। पानी तेल का क्या बनेगा, एक अंतरा पृष्ठ बनेगा जो पानी के साथ आसानी से बह जाता है। इस प्रकार डिटर्जेंट ग्रीस या तेल के धब्बे को दूर करने में सहायक होता है। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर आ गया ग्रीस और ये पूरा बह गया। जब ये बह गया तो इसको भी लेकर के गया। भैया ये कपड़े के ऊपर से, ये कपड़े के ऊपर से ग्रीस को टांग करके यहां पहुंचा दिया, यहां से टांग करके ऊपर पहुंचा दिया। तो जब यहां से टांग करके उसको ऊपर पहुंचा दिया और इसको धुल के हटा दिया तो ये भी गया, धुल गया भाई। इस तरीके से डिटर्जेंट पाउडर या ग्रीस काम करता है। आपको पता है डिटर्जेंट केक और डिटर्जेंट पाउडर में आपको कुछ चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हार्ड वाटर होता है वहां पर भी डिटर्जेंट पाउडर काम करता है, लेकिन डिटर्जेंट केक नहीं करता। या फिर जो आप साबुन यूज करते हैं नहाने के लिए, वो साबुन आपको है ना हार्ड वाटर में नहीं काम कर पाता वो, क्योंकि वो सॉफ्टनिंग का काम नहीं कर सकता, है ना। लेकिन डिटर्जेंट सॉफ्टनिंग का भी काम करता है। ठीक है, आप एक काम करना, आप है ना कोई सा भी सर्फ, कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर पानी में घोलिए। मतलब खलबलाइए नहीं, उसमें झाग मत बनने दीजिए। आप नॉर्मली घोलिए, थोड़ी देर बाद डिजोल्व हो जाएगा। अब उस पानी को ऐसा लेकर के देखिएगा, आपको है ना बहुत अलग सा फील आता है, बहुत चिकना सा फील होता है ना। उसका सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, वो इजीली कपड़ों को वेटेड कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सेम, आप है ना बकेट में बहुत कम पानी रखते हो ना, उसमें आप सर्फ या कोई चीज घोल करके खूब सारे कपड़े डाल देते हो, सभी कपड़ों को वो गीला कर देता है। लेकिन वही अगर उतने ही कपड़े उतने ही पानी में सिर्फ और सिर्फ गीला करने की कोशिश करेंगे तो कपड़ा गीला नहीं होता, सूखा रह जाता है। जबकि डिटर्जेंट में आप डालते जाते हो गीला होता जाता। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन उसका कम हो चुका है, पृष्ठ तनाव कम हो चुका है, ज्यादा एरिया में अब स्प्रेड होने वाला है, तो जल्दी ही पूरे कपड़े को वो गीला कर देता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको हम देख समझ लेते हैं भाई। तो क्या क्या बातें अब इस चैप्टर के लिए हम करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब यहां पर आकर के हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इनके सभी टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, है ना। हर एक टॉपिक पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल्स की समस्या रहती है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। टॉपिक वाइज जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते हैं तो आपकी समस्याएं अंत हो जाती है। ठीक है, चलिए तो हम कह रहे हैं क्या कि भाई जब किसी द्रव की एक बड़ी बूंद को समान आकार की छोटी छोटी बूंदों में विभक्त किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। हमेशा ही एक बड़ी बूंद, ठीक है, कई छोटे छोटे बूंदों के रूप में अगर विभक्त होगी तो वर्क डन चाहिए, काम होगा, तभी जाकर के एक बड़ी बूंद कई छोटे छोटे बूंदों में बटेगी। जब द्रव की छोटी छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है तो कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, क्योंकि इस स्थिति में क्षेत्रफल में कमी होती है। अब देखिए, ये बड़ी सी बूंद जब है ना ऐसे छोटे छोटे बूंद में आएगी तो यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब ऐसे छोटे छोटे बूंद मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया ना। तो सरफेस एरिया जो कम होगी, है ना, क्षेत्रफल में जो कमी होगी, उसके कारण वहां पर वर्क डन देखने को मिलता है ना, उसके कारण यहां पर कार्य देखने को मिलता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई हमें डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन के लिए। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें भाई, अब करते हैं हम इस सेशन को यहीं कहीं पर समाप्त, क्योंकि हमने जो टारगेट बनाया था समझने और सीखने के लिए, हमने वो टारगेट अचीव कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, इस टॉपिक को देख लिया कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर अफेक्ट करने वाले। तो सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन
देने के लिए, और ये पूरा ही कोर्स कंटेंट आपको एनसीईआरटी के बेसिस पर लेकर के आते हैं। मतलब आप अगर किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सेंट्रल बोर्ड से हो, आपको परेशान नहीं होना है, मैग्नेट ब्रेन्स है ना आपके साथ। अगर आप और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए ई नोट्स और ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए, एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो फटाफट जाइए, चेकआउट कर लीजिए अपने लिए ई नोट्स और ई बुक्स को भी। तो जिस तरीके से भाई कनेक्टेड है हमारे YouTube पे, उसी तरीके से हमसे जुड़ जाइए फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपके कोई भी प्रॉब्लम से हम तक पहुंचा सकते हैं, अगर कोई सजेशन है वो भी हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से जल्दी जाइए एंड सर्च कर लीजिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए भाई, हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार की कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।